हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए ये करंट अफेयर्स की सीरीज का हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। ये 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 से लेके 425 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और ये जो करंट में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं, वैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या है, ये परीक्षक दृष्टि से संकलन है। तो आप लोग इनको जरूर देखें, आपको ये परीक्षा में जरूर सहायता करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेट से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की किस पेंटिंग की पहली वास्तविक प्रति, रियल जो कॉपी है, वो जारी की गई है? आपको उसका नाम बताना है। इंदुलेखा, शकुंतला, दमयंती, अर्जुन और सुभद्रा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए, ये इनकी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है इंदुलेखा नाम से, जिसकी वास्तविक प्रति जो है वो जारी की गई है। ये इनकी 176वीं जयंती के अवसर पर जो है ये प्रति जारी की गई है। अगर बात करें राजा रवि वर्मा की, तो इनका जन्म जो है वो 1848 में त्रिवेंद्रम के पास किलिमनूर पैलेस में इनका जन्म हुआ था। और जो त्रावणकोर का शाही परिवार था, उस शाही परिवार से इनका गहरा संबंध था। ठीक है। और ये भारतीय इतिहास के जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार हैं। इनकी पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। और इन्होंने जो है बहुत सारी देवी देवताओं की पेंटिंग्स भी बनाई हुई हैं। इनकी पेंटिंग्स में भारतीय संवेदनशीलता और प्रतीकात्मकता का क्या मिलता है, का जो यूरोपीय अकादमिक कला है उसके साथ क्या है, मिश्रण मिलता है। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इनकी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। राजा रवि वर्मा अपने आप में एक जो है बहुत विशिष्ट नाम है भारतीय चित्रकला के इतिहास में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद से देख लें, इनकी पेंटिंग के बारे में हो सकता है ये पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? ठीक है। अपना जो सरकार अपना जो हिस्सा होता है उसको बेचकर जो है वो पैसे कमाती है। ठीक है। ऑप्शंस हैं 14,500 करोड़, 15,500 करोड़, 16,500 करोड़ और 17,500 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये सरकार का लक्ष्य जो है, जो सरकार ने 2023-24 में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जो है वो 16,500 करोड़ रुपए जुटाए हुए हैं। ठीक है। इनका जो एक्चुअल में लक्ष्य था वो 18,000 करोड़ का था, लेकिन उसके एवज में ये करीब 16,500 करोड़ रुपए जुटा पाए हैं। और इसमें इन्होंने 10 सरकारी कंपनियों में जो है अपनी हिस्सेदारी बेची है। इसके अलावा जो है सरकार को जो ये कंपनियां हैं, सीपीएससी जिनको बोलते हैं, इनसे इनको लाभांश या डिविडेंड के रूप में करीब 63,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इनको लाभांश जो है वो कोल इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनियों से मिला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहां स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मुंबई। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, सेनाओं के जो 3 अंग हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का जो है त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन जो है वो एक मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। ये क्या करेगा, ये जो एकीकृत थिएटर कमांड है जिसकी स्थापना की जानी है, जिससे युद्ध में क्या मिलेगा, आपको बेहतर कोऑर्डिनेशन मिलेगा। तीनों सेनाओं के बीच इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होगा वो तेज होगा। तो उनके बीच जो है एकता बढ़ाने के लिए सेनाओं के बीच ये एक कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटें जोड़ी हैं? इसका ऑप्शन जो है 15 साइट है, 16 साइट है, 17 साइट है और 18 साइट है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में यूनेस्को ने 18 नई साइटें जोड़ी हैं। और ये 18 नई साइटें जोड़ने के बाद ऐसी साइटों की कुल संख्या जो है वो 213 हो गई है। ठीक है। इसमें जो नए पार्क जुड़ गए हैं, ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, जिनके नाम लिखे हैं, नाम देख लीजिएगा। और इस बार नेटवर्क में सबसे पहली बार न्यूजीलैंड और फिलीपींस, ये 2 देश जो हैं वो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में पहली बार शामिल हो रहे हैं। बात करें अगर ग्लोबल जियो पार्क किसको बोलते हैं, तो ये एकीकृत भूवैज्ञानिक क्षेत्र हैं। ठीक है। जहां अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय महत्व के स्थलों व परिदृश्यों का सुरक्षा, शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधन किया जाता है। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितने हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? अभी जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं वो 2024-25 है, तो ये सारा डेटा जो है वो पिछले वर्ष का है। ऑप्शन है 2,083 करोड़, 21,083 करोड़, 22,083 करोड़ और 23,083 करोड़। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो सरकार का जो भारत का जो रक्षा निर्यात है वो वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और जब आप लोग ऑप्शंस देखेंगे
परीक्षा में आपको ऑप्शंस इतने ही क्लोज मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको अगर सटीक आपको आंसर पता है तभी आप उसको लगा पाए। अदरवाइज आप उसको क्वेश्चन को, स्पेशली जो यूपी पीसीएस की और आरओ की परीक्षा होती है उनमें फैक्ट इसी तरह से आता है, एकदम क्लोज ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी ऑप्शंस इसी तरह से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो 21,083 करोड़ है, ठीक है। और भारत के रक्षा निर्यात में जो है वो 32.5% की वृद्धि देखी गई है। और ये इसका जो कारण है वो है जो भारत सरकार ने अपनी नीतियों में सुधार किए हैं और कारोबार करने में जो आसानी इन्होंने प्रदान की है उसके कारण ये वृद्धि हासिल हुई। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। हार्दिक सिंह और दीपिका सोरेन, पी आर श्रीजेश और सलीमा टेटे, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, पी आर श्रीजेश और दीपिका सोरेन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे ये क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर चुने गए हैं हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में। और ये अवार्ड जो हैं वो 31 मार्च को प्रदान किए गए, ठीक है। इनके नाम आप लोग एटलीस्ट याद रखें, क्योंकि कई बार ऑप्शन में वो 4 नाम आपको प्रोवाइड कर देता है और आपसे पूछता है कि कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सा खिलाड़ी जो है, स्पेशली जो चर्चित खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। बाकी ये इसमें जो भी और अवार्ड मिले हुए हैं वो अवार्ड भी हमने लिखे हैं, जिसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर जो है पी आर श्रीजेश है, डिफेंडर ऑफ द ईयर है हरमनप्रीत सिंह है। तो इस तरह से ये सारी लिस्ट लगी हुई है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अथवा ये जो करंट अफेयर्स के हमने प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए नीचे संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है step_2_success, साथ साथ व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से हमसे जुड़ के ये यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा के लिए जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनकी सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चित कच्चा तीवु द्वीप किस देश में स्थित है? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका और सेशेल्स। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो कच्चा तीवु द्वीप है ये श्रीलंका में स्थित है। ये भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जलडब भूमध्य है वहां ये करीब 285 एकड़ में फैला एक निर्जन द्वीप है। इस पर मानव बसावट नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। और अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक चर्च है जिसका नाम है सेंट एंथनी चर्च। ये एकमात्र जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग है जो यहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। ये चर्चा में इसलिए रहा बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसका जिक्र किया हुआ था संसद में, इस वजह से ये कच्चा तीवु द्वीप जो है वो चर्चा में रहा। और फिर विपक्ष ने और सत्ता पक्ष दोनों ने इसको लेकर बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए और काफी विवाद भी हुआ, इसलिए ये चर्चा में रहा। अगर बात करें कच्चा तीवु द्वीप की तो इस पर 1505 से लेकर 1658 तक पुर्तगालियों का कब्जा रहा और जिसके कारण जो है वो श्रीलंका इस कच्चा तीवु द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करता था, जबकि ये रामनाथ के जो राजा थे उनका इस द्वीप पर पहले कब्जा था, जिस कारण भारत इसको क्या है अपनी संपत्ति के हिस्से रूप में दावा करता था। ये काफी दिन तक जो है वो विवाद का कारण रहा। हालांकि वर्ष 1947 में एक समझौते के माध्यम से भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को यह द्वीप सौंप दिया गया, ठीक है। तो वो सॉरी 1947 बोल रहा हूं मैं, 1974 1974 में भारत सरकार द्वारा यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है विवाद रहा है इस पर। अगला क्वेश्चन, 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। अदानी ग्रीन, टाटा पावर, रिलायंस पावर और एनटीपीसी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये अदानी ग्रीन जो है वो 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली जो है वो पहली भारतीय कंपनी बनी है। अभी इन्होंने एक 2000 मेगावाट का सौर क्षमता का एक पार्क जो है गुजरात के खावड़ा में इन्होंने डेवलप किया था और उसके कमीशनिंग के बाद इनकी जो स्थापित क्षमता हो गई है वो करीब 10,934 मेगावाट हो गई है। और ऐसा लक्ष्य हासिल करने वाली जो है ये भारत की पहली कंपनी है, ठीक है। अगर बात करें कि ये किस किस क्षेत्र में जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं तो करीब 7,393 मेगावाट ये ऊर्जा जो है वो सोलर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी या सौर पावर है। उसके बाद से 1401 मेगावाट जो ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा है, पवन चक्कियों के माध्यम से आती है। और करीब 2140 मेगावाट जो ऊर्जा है वो पवन सौर हाइब्रिड क्षमता से इसमें आती है। तो इस तरह से इनका 10,934 मेगावाट का जो है वो ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो है अदानी ग्रीन का। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन के पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? जेनिकी पापी और ग्रिगोर दिमित्रेव, रोहन बोपन्ना और ग्रिगोर दिमित्रेव, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अब्डेन, इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक। इसका सही जवाब
ऑप्शन सी, ये मियामी ओपन का जो पुरुष युगल है या मेंस डबल है, उसको रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता हुआ है। ठीक है, ये जो मैथ्यू एबडेन है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के साथ खेल रहे थे। और जो मियामी ओपन है ये टेनिस की प्रतियोगिता है जिसमें इन्होंने फाइनल में जीत हासिल की है और इन्होंने क्रोएशिया के इवोन डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्रोजिसेक को हराकर क्या है ये खिताब जीता है। ठीक है, और जो इस जीत के साथ जो बोपन्ना है वो एटीपी सर्किट पर मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। ठीक है, ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। रोहन बोपन्ना ने जो है इस बार ग्रैंड स्लैम में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां पे भी इन्होंने एक पुरस्कार जीता है। तो रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस के क्षेत्र में इस वर्ष चर्चित खिलाड़ी हैं, तो आप बिल्कुल भी इनको पढ़ना ना भूलें, इनको जरूर ध्यान से देखते रखें। अगला क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलक जिनको वेट लिफ्टर भी बोलते हैं, जिन्होंने भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीराबाई चानू, पूनम यादव, विंध्या रानी देवी, कुंज रानी देवी। तो सही जवाब इसकी ऑप्शन सी, ये भारतीय महिला भारोत्तोलक है विंध्या रानी देवी। इन्होंने विश्व भारोत्तोलन कप या भारोत्तोलन विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता है। अगर आयोजन की बात करें तो इस सबका आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक फुकेत थाईलैंड में किया गया था, जिसमें जो विंध्या रानी देवी है, विंध्या रानी देवी है, यहाँ पर नाम गलत लिख गया है, ये विंदी रानी नहीं, विंध्या रानी देवी इनका नाम है। इन्होंने महिलाओं की 55 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में जो है कुल 196 किलोग्राम 83 प्लस 113 किलोग्राम वजन उठाकर क्या है कांस्य पदक जीता है। ये जो खेल वर्ग है उसमें वेट कैटेगरी भी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है और कई बार वेट कैटेगरी जो है वो पूछ ली जाती है। तो विंध्या रानी देवी जो है इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में जो है ये पदक जीता हुआ है। जबकि उत्तर कोरिया की कांग होंग योंग ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है और रोमानिया की कैम्बेई मिहेल वेलेंटिना ने जो है इसमें रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो ये जो है विंध्या रानी देवी। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, नाम बताना है आपको। काने टनाका, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, फुसा तत्सुमी और मारिया ब्रानियास। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जुआन विंसेंट पेरेज मोरा जो है ये विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिनका 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनकी जो निधन है वो 2 अप्रैल 2024 को इनका जो है वो निधन हो गया है और 114 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हुआ है। इनका जन्म 27 मई 1909 को हुआ था। ठीक है, ये जो है वर्ष 2022 में 4 फरवरी को विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है वो घोषित किए गए थे और उस समय इनकी उम्र 112 वर्ष 253 दिन थी। अब इनकी मृत्यु के बाद जॉन टेनिसवुड हैं, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं और 4 अगस्त 2024 को इनकी जो उम्र थी वो 111 साल और 222 दिन थी। ठीक है, और इनका जो जॉन टेनिसवुड है इनका जन्म 26 अगस्त 1912 में उत्तरी इंग्लैंड के मर्सी साइड में इनका जन्म हुआ था। तो जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, उनकी भी बात हो गई है और अब जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं जॉन टेनिसवुड, उनकी भी बात हो गई है और कहां कहां किस किस देश से ये संबंधित है वो भी हमने इसमें बता दिया है। ठीक है, तो ये जो सारी डिटेल्स हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिटेल जो है वो स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओ में इसी तरह से एकदम क्लोजली पूछी जाती है। इतने ही क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखते रहें, ये आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है आप लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी हमें जरूर दें ताकि हमें भी पता लगे कि आप इन सब चीजों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। और इनकी पीडीएफ्स के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अनीश शाह, संजय नायर, राजेश नाम्बियार, सिद्धार्थ मोहंती। तो सही जवाब इसका ऑप्शन जो है वो बी है, ये संजय नायर जी हैं। इन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला हुआ है। जबकि अनीश शाह जी जो है वो फिक्की के अध्यक्ष हैं, राजेश नाम्बियार जी नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं और सिद्धार्थ मोहंती जो है वो एलआईसी के चेयरमैन है। ठीक है, एसोचैम है, इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो है एक गैर सरकारी व्यापार संघ है और जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ये प्रमुख वाणिज्यिक संस्था है एक जो है। इसके साथ ही फिक्की और नेस्कॉम भी जो है वो अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। फिक्की और नेस्कॉम की भी फुल फॉर्म जो इनका पूरा नाम है वो आप जरूर याद कर लें, कई बार परीक्षा में ये इनके पूरे नाम भी जो है वो पूछे गए हैं। एलआईसी का जो कोटेशन है, ठीक है, वो भी जो है कई बार पूछा गया है कि इनका जो सेंटेंस है, आइडियल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, वो भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, वो भी कई बार क्या है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की
38वीं विश्व के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और वर्नाल्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली जो है वो फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में जो है ये शीर्ष स्थान पर है। जो है इस लिस्ट में बताया गया है कि अभी जो है विश्व में करीब 2781 अरबपति हैं, जो क्या है संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 141 ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा बात करें किस देश में अरबपति हैं, तो सबसे ज्यादा अरबपति 813 अरबपति जो है वो अमेरिका में है। दूसरा स्थान जो है चीन का है, चीन में 473 अरबपति हैं, जबकि भारत में क्या है 200 अरबपति हैं और भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे टेबल दी हुई है जिसमें इंडिपेंडेंटली किसका कितना नेटवर्थ है, किस कंपनी से संबंधित है वो लिखा हुआ है, जिसमें भारत के मुकेश अंबानी जो है इस सूची में क्या है विश्व में 9वें स्थान पर, इनकी संपत्ति जो है वो विश्व में 9वें स्थान पर है और इनकी जो कुल संपत्ति नेटवर्थ जो है वो करीब $116 बिलियन बताई है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस संस्थान में लॉन्च की गई? डोमेस्टिक जीन थेरेपी जो है किस इंस्टीट्यूट में लॉन्च की गई है कैंसर के लिए? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये आईआईटी बॉम्बे में जो है वो भारत की पहली डोमेस्टिक जीन थेरेपी जो है लॉन्च की गई है। ये लॉन्चिंग जो इसकी हुई है वो 4 अप्रैल 2024 को और भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। ठीक है, इस उपचार की जो ये श्रृंखला है इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है CAR-T सेल थेरेपी जो है इसका नाम दिया गया है, जो एक कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है। बाकी इसकी डिटेल जो है ये थेरेपी है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और उद्योग भागीदार इम्यूनो एसीटी के सहयोग से इसको विकसित किया है। तो पूछा जा सकता है कि इसमें किन किन संस्थाओं के सहयोग से ये विकास किया गया है। तो इसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर के क्षेत्र में जो है एक बहुत विशिष्ट जो है हॉस्पिटल है, मुंबई में है। ठीक है, वो भी इसमें जो है वो संबंधित है। बाकी ये CAR थेरेपी क्या है, इसका पूरा नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर या CAR थेरेपी। तो ये थेरेपी के बारे में लिखा है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चित रही शुद्ध उधार सीमा, उधार जिसको बोरो बोलते हैं NBC, नेट बोरोइंग जो है वो NBC है, इसका आपको बताना है कि ये क्या है। बैंकों का RBI से उधार लेने के लिए एक सीमा, विभिन्न स्रोतों से केंद्र सरकार के उधार लेने पर एक सीमा, विभिन्न स्रोतों से राज्य के उधार लेने पर सीमा और बैंकों द्वारा कंपनियों को उधार देने पर एक सीमा। तो ये शुद्ध उधार सीमा या नेट बोरोइंग सीलिंग जिसको NBC बोला है, ये जो है वो विभिन्न स्रोतों से राज्य के उधार लेने पर एक सीमा है। मतलब राज्य जो है वो एक सीमा से अधिक जो है उधार नहीं ले सकते हैं, चाहे इनके स्रोत कुछ भी रहे हो। ठीक है, और ये चर्चा में इसलिए रहा बिकॉज केरल सरकार ने जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों पर मनमाने ढंग से शुद्ध उधार सीमा जो है वो लगा रही है। ठीक है, ये चर्चा में कहां से आया टर्म शुद्ध उधार सीमा? ये जो है जो 15वां वित्त आयोग है भारत का, उसने सिफारिश की थी कि राज्यों के लिए जो नेट बोरोइंग सीलिंग है वो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है GSDP है, इसका 3% तय किया था। मतलब इससे ज्यादा ये जो है वो उधार नहीं ले सकते हैं। और ये जो इनका एडवाइस था वो इसलिए था ताकि राज्यों का जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, राज्य जो है वो अनचाहे कर्ज में ना फंसे। ठीक है, इसलिए इन्होंने सिफारिश की थी और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर जो है वो सरकार ने केरल सरकार पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसके बाद केरल सरकार ने जो है ये आरोप लगाया है और ये टर्म जो है वो चर्चा में आया है। बाकी NBC जो है इसको संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैंसेट अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के कारण भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में कितने साल की कमी आई है? 13 साल, 15 साल, 19 साल और 1.3 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, 1.9 ईयर्स और 2.2 ईयर्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये कोविड-19 के कारण जो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा है उसमें 1.9 साल की जो है वो कमी आई है। ये जो है द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित जो अंतरराष्ट्रीय शोध है उस शोध के अनुसार ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बताया हुआ है कि वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल लेवल पर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर करीब 94 मौतें हुई हैं और जीवन प्रत्याशा जो है वो 1.6 वर्ष कम हो गई। मतलब पूरे विश्व में
यदि 1 लाख व्यक्ति हैं तो उनमें 94 लोगों की जो है वो कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। और जो कोविड के बाद जो जनसंख्या है उसकी जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर 1.6 वर्ष कम हो गई है, जबकि भारत में ये 1.9 वर्ष कम हो गई है। मतलब भारत में जो है ये नुकसान ज्यादा है, वैश्विक स्तर से भी जो है वो 0.3 वर्ष जो है वो अधिक है। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया है कि कोविड-19 के बाद इस्केमिक जो हृदय रोग हैं, इससे जो है वो मौतों का प्रमुख कारण बन रहे हैं। ठीक है, इस्केमिक हृदय रोग आप लोग भी देख रहे होंगे, काफी यंग लोग जो हैं जिनकी हार्ट फेल की वजह से क्या है डेथ हो रही है। तो ये जो है अभी भी एक चिंता का जो है वो विषय है, और लोग मान रहे हैं कि ये कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य किसे बनाया गया है? राकेश मोहन, इंद्रमणि पांडे, गिरीश चंद्र मुर्मू और अजय बंगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये राकेश मोहन जी जो हैं इनको विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल या इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल का क्या बनाया गया है? मेंबर बनाया गया है। ये राकेश मोहन जो है वो वर्तमान में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP के चुके हैं, मानद सदस्य भी हैं। ठीक है, अगर बात इस पैनल की करें तो लॉर्ड निकोलस स्टोन जो है ये विश्व बैंक के इस आर्थिक सलाहकार पैनल की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, जबकि इसकी सह अध्यक्षता या को चेयरमैनशिप जो है वो विश्व बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमित गिल, ये जो है इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। बाकी जो इंद्रमणि पांडे नाम दिया था ऑप्शन में, ये बिम्स्टेक के महासचिव सेक्रेटरी जनरल हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष हैं, जबकि अजय बंगा जो हैं ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वो भारत के महालेखा परीक्षक या कैग भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया है, एक्टिवेट किया है? चीन, अमेरिका, भारत और रोमानिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को क्या किया है? सक्रिय किया है, एक्टिवेट किया है। और जो इंजीनियर जिन्होंने इसको सक्रिय किया है उनका नाम है एंटोनिया टोमा, ये रोमानिया से संबंधित है और इन्होंने इसको जो है वो सक्रिय किया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो वर्ष 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका जो विषय थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, इसके अलावा जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ये जो पीछे के आपने वीडियोस देखे होंगे इसके प्रैक्टिस सेट के, तो उसमें कई सारे अंतरराष्ट्रीय वर्ष आए थे, जिसमें हमने वर्ष 2023 आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय जो है मिलेट्स ईयर या मिलेट्स का जो बाजरे का जो है वो जो है अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स या कैमलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वैसे ही वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ये अंतरराष्ट्रीय वर्ष कई बार पूछे जाते हैं, कई बार ये टेबलर फॉर्म में आते हैं। 4 आपको वर्ष दे दिए जाएंगे और 4 उनके सामने करस्पॉन्डिंग ईयर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये सही सुमेलित है अथवा नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या आपको सुमेलित करने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये जो सारे हम आपको अंतरराष्ट्रीय वर्ष बताते जा रहे हैं, इनको आप चाहें तो कहीं पर शॉर्ट नोट्स इनके बना लें। ये लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये किसी ना किसी परीक्षा में आपकी डेफिनेटली सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन, इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है किस देश से संबंधित है? अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये इग्ला एस जो वायु रक्षा प्रणाली या एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये जो है रूस की एक रक्षा प्रणाली है जिसको भारत में शामिल किया गया है। वर्ष 2023 में भारत ने 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों की खरीद के लिए रूस के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत भारत को 100 मिसाइलें और 24 जो है वो लॉन्चर जो है या डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं। ये इसका पूरा नाम है इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये MANPADS, ये पोर्टेबल है, इनको कंधे पर रख के जो है इनको यूज किया जा सकता है। और इस प्रणाली में एक लॉन्चर होता है और एक मिसाइल होती है, और भारत ने 120 लॉन्चर और उससे थोड़ी सी ज्यादा 400 मिसाइलें जो है खरीदी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर के रूप में नामित किया गया है? अनीश शाह, मनोज पांडा, राजेश नाम्बियार और सिद्धार्थ मोहंती। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये मनोज पांडा जी जो हैं इनको 16वें वित्त आयोग के 16th फाइनेंस कमीशन का क्या किया गया है?
पूर्णकालिक सदस्य या फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। बाकी 16वां वित्त आयोग जो है इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया। और अन्य सदस्यों की बात करें तो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, सौम्या कांति, ये जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो ये जो कमीशन है फाइनेंस कमीशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और चूंकि 16वें वित्त आयोग का गठन पिछले वर्ष ही हुआ है तो हो सकता है आपसे इसका पूछ लिया जाए कि इसका कार्यकाल कब से है। ठीक है, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है, आप 15वें वित्त आयोग के बारे में भी पढ़ लें, उनका अध्यक्ष क्या है, अगर उनकी कोई रिकमेंडेशन है उनको भी देख लें, इनके सदस्य के बारे में जो है वो पढ़ लें। ये पूरा का पूरा जो है आपका एक टॉपिक हो जाएगा, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। टाटा 2D, आईटी सेट 1C, टी सेट 1A, टाटा सेट 1B। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये टी सेट 1A जो है ये एक सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह है जिसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग जो है वो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा जो है इसकी लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, और इसको 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया हुआ था। ठीक है, और ये उपग्रह जो है वो वेंट वैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में जो है वो उपग्रह में वो जो है लॉन्च किया गया है। बाकी इसकी थोड़ी सी डिटेल और मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, किस देश द्वारा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित गोल्ड बेस्ड मुद्रा जो है वो शुरू की गई है? अमेरिका, भारत, फ्रांस और जिम्बाब्वे। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये जिम्बाब्वे सरकार द्वारा एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसका नाम इन्होंने जिग रखा है वो लॉन्च की गई है। और इस जिग का जो पूरा नाम है वो है जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने जिग बैंक नोट भी स्टार्ट किए हैं और ये नोट जो है वो ₹1 से लेकर ₹200 के बीच के मूल्य वर्ग में आएंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो वहां पे वैल्यू होगी वो 200 और ₹1 के बीच में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPAF द्वारा स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये स्वस्थ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन जो है वो 5 से 6 जून के बीच सिंगापुर में इसका आयोजन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और ये जो है इस तरह का पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम है, ये पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और इस फोरम का जो मुख्य उद्देश्य है टिकाऊ बुनियादी ढांचा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को क्या करना है, जुटाना है, ताकि जो है वो हम पर्यावरण के दुष्प्रभाव से जो है लड़ सकें और एक क्लीन इकोनॉमी को हम लोग क्या कर सकें, जो है वो आगे बढ़ा सकें। बाकी जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPF है, ये मई 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये जो है वो देशों को जो है जो इस क्षेत्र से संबंधित देश हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन के देश हैं, इन देशों को लचीले मतलब फ्लेक्सिबल, टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल, समावेशी मतलब इंक्लूसिव, आर्थिक विकास इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या करें, आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए एक क्या करता है, मंच प्रदान करता है, फोरम प्रदान करता है, ताकि लोग जो है वो एक दूसरे से चर्चा कर सकें, एक दूसरे से जो है वो इस दिशा में सीख सकें। वर्तमान में 14 देश जो है वो IPEF के सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीटर हिग्स जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया है ने खोज की थी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, गॉड पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पीटर हिग्स जो है इन्होंने एक पार्टिकल की खोज की थी जिसको गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन के नाम पर जो है, हिग्स के नाम पर हिग्स बोसॉन भी जो है वो इसको कहा जाता है। इनका निधन जो है वो 8 अप्रैल 2024 को हुआ है। ठीक है, और इन्होंने जो है हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व पर एक थ्योरी दी हुई थी जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा था। माना गया था कि ये हिग्स बोसॉन जो है वो लगभग हर जगह क्या है, उपस्थित होता है। इसकी हिग्स बोसॉन की खोज जो है वो 4 जुलाई 2012 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के पास जो यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN की लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन है उस पर एक प्रयोग के दौरान की गई थी। ठीक है, और इसी कण के अस्तित्व के बारे में खोज करने के लिए इनको फ्रांकोइस एंगलर्ट के साथ वर्ष 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो पीटर हिग्स हैं ये जो है वो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं और उस समय तो जो है ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। तो इस तरह से जो करंट अफेयर सीरीज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है वो कंप्लीट हो जाता है यूपी पीसीएस और ROARO परीक्षा के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि हमें भी पता लग सके कि आपको इन सब चीजों से कितना
फायदा हो रहा है, कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली कंटेंट का नया जो कंटेंट आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ जो हमारा डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, आप उसके बारे में भी जो वीडियो डेली अपडेट होते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।